यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी। भारत का रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ हो चुका है। 90 से अधिक मित्र देशों को हथियार और सैन्य साजो सामान का हो रहा है निर्यात। माजी में ही आपके ख्याल में ये था कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर साइड? लेकर अब तक रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं जिससे देश की सैन्य तैयारियों में जबरदस्त उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय बताया है। कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़ 17.5 बिलियन, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार इसका। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। Your weapon has to be better than the weapon of the enemy. और ये बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया। हम बात करें टेक्नोलॉजी की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट। 2023-24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा प्रोडक्शन किया है और 90 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण एक्सपोर्ट किया है। ये आंकड़ा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। डिफेंस प्रोडक्ट्स को 75 कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करके 8,000 करोड़ का बिजनेस किया है ओनली 6 मंथ। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया की डिफेंस सेक्टर में और भी बूस्ट आया, उसकी इकोनॉमी में बूस्ट आया है। जल साहब पहले तो ये बताएं कि ये जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है ये महसूस किया जा रहा है, वैसे रूटीन में भी था, ये पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, लेकिन अभी कुछ ये महसूस किया जा रहा है कि इंडिया बड़ा मैसिवली जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है। इसकी क्या वजह है? इंडिया को क्या जो अमेरिका के साथ क्वाड पार्टनरशिप की वजह से अमेरिका समझता है कि ये जरूरी है, या माजी में ही आपके ख्याल में ये था कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर साइड? अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसकी इकानमी भी देखी जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और अगर पॉपुलेशन के हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स देखे जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर वहाँ पे अगर एक कंपनी अगर एक पेन भी बनाती है तो उसको 1 अरब और 32 करोड़ पेन बनाने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से उसको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो भी वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोग वहाँ पे कंज्यूमर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है पाकिस्तान की निस्बत, तो इस हवाले से उसको जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होता है। जितना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा वो अपने डिफेंस सिस्टम में भी ज़्यादा लगाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि वो इस हिसाब से उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस वजह से ज़्यादा है। के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसमें टैंकों की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में कोई ऐसा टैंक नहीं है जिसका किसी तरीके से भी कोई ताल्लुक अमेरिका से हो। किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट हमारे टैंकों का अमेरिका से कोई इंहिसार इसके ऊपर नहीं है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे, मैं उसको अगर थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँ, उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँ। दी अमेरिकन इक्विपमेंट दैट वी हैव हैड, और जो अमेरिकन इक्विपमेंट अभी हमारे पास है, जो नया इक्विपमेंट है उसमें हमारे पास मेरे में पिछले 20-25 साल में कोई नई चीज आई नहीं है अमेरिका से। जो पुरानी चीजें हैं, कुछ जहाज वगैरह हैं, एयरफोर्स का इंहिसार ज्यादा है, नेवी का, आर्मी का, अमेरिकन इक्विपमेंट पे बहुत कम है, उसको हम ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, कुछ उनके असर रसूख से, कुछ अपने पैसों से, कोई अपनी काबिलियत से। और जहां तक ताल्लुक है ये सैंक्शंस और इसका रिस्ट्रिक्शन लगने का हमारे ऊपर, ये बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हमारी उन्होंने एड बंद करने की बात की है, पैसे बंद करने की बात की है, लेकिन इससे पहले हम पे 2-3 किस्म के अमेंडमेंट्स, ग्लेन्स अमेंडमेंट, रेसलर अमेंडमेंट, ब्राउन अमेंडमेंट लग चुकी हैं और बहुत बुरे हालात में से हम गुजर चुके हैं। और इक्विपमेंट कंपेरेटिवली उससे बिल्कुल नया भी था और अच्छा भी था, तो हमने इस इक्विपमेंट को मेंटेन भी किया, हमने अपनी ऑपरेशनबिलिटी भी रखी, और उस दौरान हमने अमेरिका से अपने बातचीत के चैनल भी जारी रखे। तो ऐसा कोई ये धमाका खेज इंकशाफ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं बख्तरबंद गाड़ियां आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की देख रहा था, M113 जो है वो अमेरिका का
अमेरिका से आ रही हैं। उसके बाद तला है आर्मड पर्सनल कैरियर, वो पाकिस्तान शायद खुद बना रहा है। तो यहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियों के हवाले से कुछ इन्हिसार है अमेरिका के ऊपर। सर, अमेरिकन इक्विपमेंट का जहां तक ताल्लुक है, हमारी जो लार्जर पिक्चर है वो इस तरह है कि अमेरिकन एपीसी जिसको हम कहते हैं, आर्मड पर्सनल कैरियर, ये एक हैं तो अमेरिकन ओरिजिन की, लेकिन ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बनती हैं। हमने बहुत सारे और मुल्कों से भी यूज्ड भी इस्तेमाल की हैं, हमारे पास हैं। तो सिर्फ इन्हिसार, अगर आप पैसे देने वाले हैं तो इनके तमाम चीजों के स्पेयर्स, इन तमाम चीजों की जो बैकअप है वो दुनिया में अवेलेबल है। कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं है। जिस बख्तरबंद गाड़ी की आप बात कर रहे हैं 113A1, ये कोई 30-35 साल पुरानी गाड़ी है। अच्छा। कोई नई चीज नहीं है। मतलब कोई ऐसा स्टेट ऑफ मेंटेन हम अमेरिका के बगैर भी कर सकते हैं। हमारी अपनी एबिलिटी HIT के अंदर, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के अंदर, और हमारी जो दुनिया में बाकी दोस्त मुल्क भी हैं। कोई अमेरिका से लड़ने का मतलब ये तो नहीं कि हमारा हर बंदे ने नाटका बंद कर देना है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें, वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है। देखें, ये तो मतलब इंडिया के ऊपर है कि इंडिया ने, मतलब अगर हम देखा जाए तो मैं उसको एज आ एनिमी कंट्री अगर ना लूँ, जस्ट एक कंट्री लूँ, तो लोगों ने काफ़ी काम किया इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। मैं पर्सनली मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हम रिसर्च पेपर रोज़ पढ़ते हैं और आधे से ज़्यादा रिसर्च पेपर आपको इंडियन साइंटिस्ट के ही मिलते हैं। अगर आप इस तरफ से जाएं, इसी तरह आप उस तरफ चले जाएं कि इंजीनियरिंग बेसिकली ये चीज़ आ जाती है डिफेंस के अंदर, तो वो इसी तरह उसके अंदर भी इसी तरह काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना बनती है, जिस तरह उन्होंने मैन्युफैक्चर वगैरह किया है। और मेरा ख्याल में 1.2 बिलियन वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, इंडिया तो एक फास्टेस्ट जो है ना इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रही है पूरी साउथ एशिया में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट भी उनका ज़्यादा है और वो ख़ुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके रीज़न ये है कि उनका अगर इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट अप कर रही है। इसके पीछे काफ़ी वजूहात। एक तो ये कि उन्होंने अपनी IIT को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से वो ग्रो अप हो रही है, ठीक है। उधर से वो क्या कर रहे हैं, उनकी आप देखो तो तकरीबन टॉप उनमें भी CEO जो है वो इंडिया के ही है मोस्टली। आप जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि उनका IT और इकोनॉमी दोनों एक साथ है, ठीक है, और वो तेज़ी से ग्रो अप कर रहे हैं। तो यही वजह है कि उनकी अगर इकोनॉमी और IIT और वो अपने इंडस्ट्रीज़ में बहुत तेज़ी से उनके रुझान आ रहे हैं, ठीक, बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, पहले रशिया और इनसे बहुत ज़्यादा वो इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर इधर ये चीज़ नहीं समझ लगती, देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कंट्री या नेबर कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या थोड़ा साथ आगे अगर बात करें बांग्लादेश हो, हमसे हमारे सामने ही वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना को भी ऐड कर लें बीच में, हमें सिर्फ क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब हम कभी बैठ के अफगानिस्तान की एग्जांपल दे देंगे, ये देखें जी अभी कल ही आज़ाद हुआ और वो आगे चला गया, उनकी करेंसी बेहतर होगी। इंडिया देखें जी, वो IT में आगे चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, चाइना तो बहुत आगे चला गया। हम खुद क्यों नहीं सीख लेते? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ना एक यूनाइटेड कौम बनना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और फिर जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, इन सबको जो भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई भी हैं, इन सबको मिलके एक एजेंडा तैयार करना चाहिए, सिर्फ मुल्क की मैशियत को उठाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत आज कहां पहुंच चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हथियार हम बेच चुके हैं दुनिया भर को। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये बहुत बड़ी रकम होती है और ये हमारा सर्वोत्तम हाई है, क्योंकि ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता कि भारत एक दिन हथियार बेचेगा तो ये हंसने वाली बात थी। स्वाभाविक है, कोई भी जो सेंसिबल बंदा होगा वो हंसेगा ही, क्योंकि जो देश लगभग 70% हथियारों पर निर्भर था, रूस पर, मतलब 100% ही हथियार आप कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 95% मान लीजिए, 95% हथियार हम बाहर से ही मंगाते थे। ये कंडीशन थी भारत की, और आज वो भारत इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन गया है। ये हमारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, और ये हुआ है हमारे देश की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी नीतियों के कारण।
क्योंकि उसने स्पेस दिया है। सीधी सी बात है, रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका इतना बड़ा मार्केट ख़त्म हो, वो हर तरह के हथकंडे आजमाता। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत खुद ही आत्मनिर्भर बने। तो बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन उसके सामने टैकल करने के लिए जो करंट गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, वो उनको झेल पाई। क्योंकि देखिए नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले सकता। अगर वो चीन के हित में नहीं होगा तो चीन पेलने शुरू कर देगा, वो अमेरिका के हित में नहीं होगा तो अमेरिका पेलना शुरू कर देगा, कई तरह से नुकसान पहुंचाने शुरू कर देगा, कई तरह के हमले हो जाएंगे। देखिए अब आप देखिए कि चीन ने 100 करोड़ रुपए भेजे थे, कई आंदोलन हुए हैं भारत में, आप समझ जाओगे उस बात को। जो आंदोलन ऐसे ही नहीं होते। अगर मैं घर से बाहर निकला हूँ आंदोलन के लिए और 3-4 महीने तक सड़क पर ही बैठा हूँ तो मुझे कुछ खाना भी होगा, सीधी सी बात है, खाऊंगा पीऊंगा तभी मैं वहाँ पे टिक पाऊंगा, और मुझे कुछ मिल भी रहा होगा, सिर्फ खाने के भरोसे मैं वहाँ पे बैठूंगा नहीं। जब घर बार छोड़ कर पब्लिक बैठी है तो उनके पास पैसा आ रहा होगा ना कहीं से ना कहीं से। तो ये चीन से, अमेरिका से, ऐसी जगह से पैसा आता है और उस पैसे का इस्तेमाल होता है देशों को अस्थिर करने में। देखिए भारत में इस तरह के आंदोलन इसलिए किए गए ताकि दुनिया भर की कंपनियों को मैसेज जाए कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है, आपको वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीन चाह रहा था, क्योंकि चीन से कंपनियाँ भाग रही हैं तो वो कहाँ जाएँ, कम से कम वो सोच रहा था भारत ही ना जाएँ। भारत जाएंगी, भारत स्ट्रांग होगा तो हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन, हमारे लिए खतरा होगा। तो रुकावटें आती हैं। और ये जो हथियारों के मामले में हमने लाजवाब उछाल हासिल किया है उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है, सरकार की नीतियाँ। क्योंकि दुनिया के सामने आँख से आँख मिलाकर खड़े होना ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। पहले देख लीजिए पिछली सरकारें हमारी, पाकिस्तान हमको पीटता था, हम उसे जवाब देने की कंडीशन में नहीं थे। आज अमेरिका भी हमारे खिलाफ कुछ करता है तो उसे भी उसी की भाषा में स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जाता है। और ये तो आप रियलिटी में देख रहे हैं, चाहे आप इस करंट गवर्नमेंट के सपोर्टर हों या ना हो। सपोर्ट होना या ना होने से मतलब नहीं, जो रियलिटी है उस पर बात की जाए तो अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने वाकई में भारत को वहाँ पहुँचा दिया जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले कोई कर भी नहीं सकता था। अगर कोई इस तरह की बातें करता तो उस पर लोग हंसते कि क्या मजाक कर रहा है। जैसे पाकिस्तानी अभी कहें कि हम आने वाले 10 साल में दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश बन जाएंगे तो अभी हंसेंगे। और ये मेरे कल कोई आकर पाकिस्तान में कर दे तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखिए पाकिस्तान में नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर वो गुलामी है और उनकी रेडिकल माइंडसेट हैं तो वो खुद से कुछ करने योग्य नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक को सिर्फ समर्थन की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ही सब कुछ किया है, सरकार ने सिर्फ नीतियाँ बनाई हैं, बाकी जो कुछ किया है वो भारत के लोगों ने ही किया है। हर स्टेज पर देख लीजिए, यूपीआई हो गया, यूपीआई आज एक ठेले वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सरकार के कारण नहीं कर रहा, उसके अंदर इतनी समझ है कि वो जानता है कि यूपीआई का उपयोग करना कैसे है। तो अब आप पाकिस्तान में चले जाइए, वो कहेंगे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, यूपीआई तो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा। तो भैया पाकिस्तान डिज़र्व नहीं कर सकता। और पाकिस्तान का मीडिया यही बिल्कुल कंपेयर करता रहता है भारत से कि भारत देख लो आज क्या कर रहा है और पाकिस्तान तो अभी भी हमारा बजट इतना है। वो सेना तुमने बनाई इसलिए थी, भारत का डर दिखाकर पब्लिक को तुम लूट रहे हो और बड़ी सेना खड़ी कर ली और वो 1 इंच भी ज़मीन भारत से नहीं ले पाई वो सेना। तो वो सेना इतनी बड़ी खड़ी की है, वो भारत के मुकाबले देखे तो हम आज भी दुनिया से हथियार मंगा रहे हैं तो तुम दुनिया से ही मंगाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर जो हुक्मरान हैं, जो तुम्हारे आर्मी चीफ है वो तुम्हारी देश सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, वो अमेरिका की सेवा करने के लिए बैठा है वहाँ पर। इस भ्रम में मत रहना। इसीलिए पाकिस्तानियों को अभी तक ये बात समझ नहीं आती कि भाई गुलाम देश वो नहीं कर सकता जो एक आज़ाद देश कर सकता है। और तुम अभी भी गुलामी हो, कभी हाँ बदल लेते हो, कभी अमेरिका के पाले में, कभी चाइना के पाले में, ऐसे बदलते रहते हो लेकिन हो तो गुलामी। तो गुलाम देश एक ऐसे देश से कंपेयर कर रहे हैं जो आज़ाद है। हालांकि आज़ादी भी हमें भारत को कह सकते हैं कि भारत अभी इस समय तो आज़ाद है क्योंकि भारत को अगर जो फैसला लेना है तो जो सरकार है वो किसी के दबाव में नहीं आती और फैसला ले लेती है। लेकिन जो देश फैसला नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि अमेरिका टांग अड़ाएगा, चीन टांग अड़ाएगा, तो वो गुलामी का प्रतीक होते हैं।